हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वेब गुरुकुल सेंटर में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो ब्लड का सेशन 3। दो पार्ट में हम लोगों ने ब्लड के बारे में समझ लिया है, पढ़ लिया है, ठीक है। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है ब्लड का भाग 3, जिसमें हम लोग समझेंगे ब्लड थक्का कैसे बनता है और ब्लड थक्का बनना क्यों जरूरी है हमारे शरीर में। आज हम इसके बारे में समझेंगे, तो आइए बने रहिएगा वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए आइए, ब्लड थक्का क्यों बनता है पहले ये समझते हैं। थक्का बनना क्या कहलाता है? देखिए, हमारे शरीर में कहीं पर कट जाता है और वो हवा के संपर्क में आ जाता है। हवा के संपर्क में आने के कारण ही वो जम जाता है। तो जब वो जम जाता है ब्लड, तो उसी को हम लोग कहते हैं ब्लड का थक्का बनना। ब्लड थक्का जब बनता है तो उसे हम लोग कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। कैस्केडिंग प्रोसेस, ठीक है। क्या कहते हैं? कैस्केडिंग प्रोसेस ब्लड का थक्का जमना कहलाता है। ये एक टॉपिक है जिससे कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, तो आप लोग याद रखिएगा। ब्लड का थक्का जमना क्या कहलाता है? तो कैस्केडिंग प्रोसेस कहलाता है ब्लड का थक्का जमना। आइए आगे हम लोग, अब आप लोगों को थोड़ा सा ये समझिएगा कि जब आप लोग पहले पढ़े थे तो ब्लड के थक्का जमने के बारे में समझे थे कि विटामिन के जो है वो ब्लड को थक्का बनाने में मदद करता है। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग उसके बारे में नहीं समझेंगे। अब समझेंगे कि आखिर ब्लड जो थक्का बन रहा है उस क्या सिर्फ विटामिन के ही मदद करता है ब्लड को थक्का बनाने में? नहीं। अब ब्लड को थक्का बनाने में कुछ कुछ कारक हैं जो हमारे ब्लड में पाए गए हैं, प्रोटीन वगैरह तत्व, वो सभी भी ब्लड को थक्का बनाने में मददगार हैं। तो उन सभी के बारे में एक एक करके हम लोग आज इस टॉपिक में समझेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि थोड़ा सा आप लोग पीछे चलेंगे हम लेकर के, कि जब हम समझ रहे थे ब्लड के बारे में तो इसे हम दो भाग में बांटे थे। एक को कहते हैं प्लाज्मा, एक को क्या कहते हैं? प्लाज्मा, और दूसरे को कहते हैं रुधिराणु। रुधिराणु। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि रुधिराणु को हम लोग तीन भागों में बांटे थे। कितने भाग में? तीन भाग में। एक को हम लोग कहते हैं RBC और दूसरे को WBC, तीसरे को प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जिसे हम लोग हिंदी में बीमाणु भी कहते हैं। तो मेनली हम लोग को ब्लड के थक्का जमने की जब हम बात करेंगे तो इसी से मतलब रखेंगे। थोड़ा सा आप लोग याद कीजिएगा कि जब हम आप लोगों को प्लेटलेट्स के बारे में समझा रहे थे दूसरे वाले वीडियो में, तो उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि प्लेटलेट्स जो है ये हमारे रक्त को थक्का बनाने में भी मदद करता है। तो यहीं से शुरुआत होता है रक्त के थक्का बनने का काम। तो यहीं से हम लोग समझेंगे। और यहाँ का जो पार्ट है ये प्लाज्मा, ये तो जल होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। और ये रुधिराणु है, ये आप लोग को हम पीछे समझा चुके हैं। आप लोग को थोड़ा बहुत याद होना चाहिए कि जो प्लाज्मा होता है ये जल के रूप में यानी कि द्रव के रूप में होता है। अगर यही हम रुधिराणु की बात करें तो ये एक कण के रूप में होता है, पार्टिकल्स के रूप में होता है। ये हम पीछे के वीडियो में भी आप लोग को बता चुके हैं। तो इसी के बारे में हम लोग को चर्चा करना है। इसे हम तीन भागों में बांटते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। मेनली हम लोग किससे मतलब है? प्लेटलेट्स से, ठीक है। आप लोग याद कीजिए कि इसी प्लेटलेट्स का हमने एक और नाम आप लोग को बताया था जिसे हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। ये किसका दूसरा नाम है? तो प्लेटलेट्स का, जिसके बारे में हमने आप लोग को बता दिया है पीछे के सेशन में भी। तो इसी से हम लोग को मतलब रखना है। किससे? तो यही थ्रोम्बोसाइट से। आइए इसी से शुरुआत होती है रक्त के थक्का बनने का कार्य। एक एक करके हम लोग समझना चालू करते हैं। चलिए आइए, हमने क्या कहा कि रक्त का थक्का बनने का शुरुआत कहां से चालू होता है? तो थ्रोम्बोसाइट से। थ्रोम्बोसाइट, यह थ्रोम्बोसाइट जो है ये वायु के संपर्क में आता है। यानी कि जैसे ही कहीं पर कटता है हमारे शरीर में तो वहां से क्या निकलता है? तो यही थ्रोम्बोसाइट्स ब्लड में ये पाया जाता है। किस भाग में? तो प्लेटलेट्स में। हमारे ब्लड में, पूरा ब्लड में प्लेटलेट्स मिक्स है भी किया है। तो जैसे ही ब्लड वायु के संपर्क में आता है तो उसमें क्या पाया जाता है? थ्रोम्बोसाइट, जिसे हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं। तो प्लेटलेट्स जैसे ही वायु के संपर्क में आता है, यह संपर्क में आते ही किस में बदल जाता है? तो थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन में। ये आप लोग को माइंड में रखना है कि जैसे ही यह थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स वायु के संपर्क में आया तो किसमें बदल गया? थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल गया, ठीक है।
अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जब आगे बढ़ेगा तो ये क्या करता है, एक तत्व हमारे शरीर में पाया जाता है जिसे हम लोग कैल्शियम कहते हैं। तो यह थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर के, कैल्शियम, Ca यानी कि कैल्शियम। यह थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि यहाँ पर वायु के संपर्क में आकर के बना है, कैल्शियम के साथ मिलेगा, ठीक है। और कैल्शियम के साथ मिल करके क्या करेगा, तो याद कीजिए आप लोग को हमने बताया था कि प्लाज्मा में दो प्रकार के प्रोटीन के बारे में हमने आप लोग को समझाया था, और अब बताया भी था कि इसमें और भी दो प्रोटीन होता है जिसे एल्बुलिन कहते हैं और एल्बुमिन कहते हैं। तो उनसे ज्यादा मतलब नहीं रहता है, हम लोग को यहाँ पर समझना कि शायद दो प्रकार के प्रोटीन जो प्लाज्मा में पाया गया था, एक आप लोग को हम बताए थे फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन, और दूसरा था प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। इसी से मतलब हम लोग को है, ठीक है। तो यही दो प्रोटीन आप लोग को पिछले सेशन में हम बता चुके हैं। अब आइए इसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, कैल्शियम के साथ मिल करके इस थ्रोम्बोप्लास्टिन को, किसको, थ्रोम्बोप्लास्टिन को, तो एक तो कैल्शियम के साथ मिला, अब इसके किसके साथ मिलेगा, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ, प्रोथ्रोम्बो के साथ, किसके साथ, प्रोथ्रोम्बिन के साथ। यह जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है कैल्शियम के साथ मिला और किसके साथ, तो प्रोथ्रोम्बिन के साथ, किसके साथ, प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिल करके, और इस प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदल देता है, तो थ्रोम्बिन में। किस में बदलेगा, थ्रोम्बिन में, ठीक है। कौन सा थ्रोम्बिन की बात कर रहे हैं, तो यही प्रोथ्रोम्बिन जो कि प्लाज्मा में पाया गया था। दो प्रकार का प्रोटीन, एक फाइब्रिनोजेन, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन। तो उसी प्रोथ्रोम्बिन की बात कर रहे हैं। इसको किसने चेंज किया, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम ने मिल करके इसको, प्रोथ्रोम्बिन को किसमें बदल दिया, थ्रोम्बिन में। किसमें बदल दिया, थ्रोम्बिन में। ये आप लोग याद रखिएगा। अब बात करेंगे कि यह थ्रोम्बिन आगे चल करके किसके साथ जाएगा, तो आएगा इसके पास, किसके पास, फाइब्रिनोजेन के पास। कहाँ आएगा, फाइब्रिनोजेन के पास। अब यह प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन तो पहले था, अब इसको बदल दिया गया किसमें, थ्रोम्बिन में। तो यह थ्रोम्बिन किसके साथ मिलेगा, फाइब्रिनोजेन के साथ, फाइब्रिनोजेन। अब यह प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन सॉरी उल्टा बार बार एक ही चीज आ जा रहा है, प्रोथ्रोम्बिन नहीं, क्योंकि ये तो बदल गया कि इसमें थ्रोम्बिन में। तो यह थ्रोम्बिन अब किसके साथ मिलेगा, फाइब्रिनोजेन के साथ, जो कि प्लाज्मा में दो प्रकार का प्रोटीन पाया गया था, एक फाइब्रिनोजेन, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन को हमने चेंज कर दिया किसमें, थ्रोम्बिन में। अब यह थ्रोम्बिन बचा हुआ एक प्रोटीन के साथ मिलेगा जिसका नाम है फाइब्रिनोजेन, और इसके साथ मिल करके इसको किस में बदल देगा, तो फाइब्रिन में, फाइब्रिन में। अब आप लोग बताइए कि थ्रोम्बिन किसके साथ मिला, फाइब्रिनोजेन के साथ। आप फाइब्रिनोजेन को किस में बदल दिया, तो फाइब्रिन में। किस में बदल दिया, फाइब्रिन में। यही फाइब्रिन जो है जाली की प्रकार की एक संरचना में बदल जाती है। ये आप लोग को माइंड में रखना है कि फाइब्रिन जो है एक जाली नुमा संरचना के रूप में बदल जाता है, और देखिए ध्यान दीजिए, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं इसको, आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए आइए, थ्रोम्बोसाइट जो है, किस थ्रोम्बोसाइट की बात कर रहे हैं, तो प्लेटलेट्स। यहाँ पर हम ऊपर लिख दे रहे हैं इसका नाम, यहाँ से चिन्ह लगा कर ऐसे, ये क्या है, तो प्लेटलेट्स। किसकी बात कर रहे हैं, प्लेटलेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, यह प्लेटलेट्स क्या है, दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट नाम है इस प्लेटलेट्स का, जो कि थक्का बनाने में मदद करता है। हम पीछे भी इसके बारे में समझे हैं। तो यह थ्रोम्बोसाइट वायु के संपर्क में जैसे ही आएगा,
थ्रोम्बोसाइट जैसे ही वायु के संपर्क में आया तो किस में बदल गया, थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल गया। यह थ्रोम्बोप्लास्टिन जो हमारे शरीर में कैल्शियम होता है उसके साथ मिल करके इस प्रोथ्रोम्बिन को, ये प्रोथ्रोम्बिन कहाँ पे आ गया है, तो प्लाज्मा का दो प्रोटीन आप लोगों को हम याद करवाए थे, कौन कौन, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। तो इस प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलेगा कौन कौन, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम किसको बुलाया, प्रोथ्रोम्बिन को। ये तीनों मिल करके इस प्रोथ्रोम्बिन को कह देगा कि तुम बदल जाओ किसमें, थ्रोम्बिन में। किसमें बदल गया यह प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन में। अब यह थ्रोम्बिन किसको खोजेगा, तो फाइब्रिनोजेन को। किसको खोजेगा, फाइब्रिनोजेन को। और यह थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन के साथ मिल करके इस फाइब्रिनोजेन को किसमें बदलेगा, फाइब्रिन में। किसमें बदलेगा, फाइब्रिन में। यह फाइब्रिन एक जालीनुमा संरचना होती है। जालीनुमा संरचना समझते हैं ना, जाल की तरह। जैसे मान के चलिए कि ये एक प्रकार का जाल है, इसी की तरह संरचना होती है। तो यह जो फाइब्रिन है एक संरचना के रूप में बदल जाता है जालीनुमा, और रुधिराणुओं को बाहर निकलने से रोक देता है। रुधिराणु क्या होता है आप लोग को हम यहाँ पर समझा चुके थे, एक कण होता है, पार्टिकल्स होता है, छोटा छोटा, लिक्विड नहीं होता है, वो ब्लड में मिला हुआ होता है, वो एक कण होता है। तो उसी कण को अब ये बाहर निकलने से रोक देता है। तो जब रोक देता है तो वही आगे ऊपर से पपड़ी बन करके और ब्लड बाहर निकलने से बच जाता है। तो हमने क्या समझा कि ये जितने भी कारक है ये सभी ब्लड को क्लॉट करने में मदद किया। ब्लड को क्या करने में, ब्लड को क्लॉट करने में मदद किया, ठीक है। यानी कि रक्त को थक्का बनने में, रक्त को थक्का बनने में मदद किया ये सभी कारक, ठीक है। अब आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन क्या कर देता है कि ब्लड जो क्लॉटिंग हो रहा है इसमें आप लोग एक माइंड में रखिएगा, कहता है कि ब्लड क्लॉटिंग में तत्व कौन से इसमें मतलब तब कौन सा तत्व सहायक है। तो आप लोग याद रखिएगा कैल्शियम। कौन सा तत्व, कैल्शियम। ये आप लोग कॉपी पे डिनोट कर लीजिएगा, हम वीडियो में नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर बोर्ड पर। कौन सा तत्व की बात करेगा कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा तत्व सहायक है, तो कैल्शियम। कौन सा तत्व, कैल्शियम। अगर प्रोटीन की बात करेगा कि कौन सी प्रोटीन, तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। दो प्रोटीन आप लोग को हम पहले बता चुके हैं जो कि ब्लड को क्लॉट करने में सहायक है। कौन कौन, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। अगर यही कहे कि कौन सा विटामिन सहायक है ब्लड को क्लॉट करने में, तो विटामिन के। ये भी आप लोग तो पहले ही से याद रखे हैं, कौन सा विटामिन के, जो कि ब्लड को क्लॉट करने में सहायक होता है। तीनों चीज आप लोग याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन एग्जाम में कर देता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये तो ब्लड को क्लॉट करने में, यानी कि ब्लड अगर क्लॉट नहीं होगा हमारे शरीर में तो धीरे धीरे ब्लड निकलते रहेगा, तो आगे चलकर क्या होगा, धीरे धीरे सारा ब्लड हमारे शरीर से निकल जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो मृत्यु से बचने के लिए हमारे शरीर में प्रकृति ने ब्लड क्लॉटिंग की सिस्टम बना दी है। बात आती है कि अगर मान के चलिए ये जो क्लॉटिंग सिस्टम है शरीर के अंदर बन गया तब क्या दिक्कत होगा। तो शरीर के अंदर ब्लड को क्लॉट होने से एक और कारक है जो कि रोकता है, जिसे हम लोग हिपेरिन कहते हैं। क्या कहते हैं, हिपेरिन। ये भी आप लोग को माइंड में रखना है कि ब्लड क्लॉटिंग से कौन रोकता है, रक्त को थक्का बनने से कौन बचाता है। रक्त को कौन रोकता है, हिपेरिन। हिपेरिन, ठीक है। ये कौन रोकता है, हिपेरिन। रक्त को थक्का बनने से कौन रोकता है, हिपेरिन। अब एक बात आप लोग के माइंड में आता होगा कि अगर रक्त को थक्का बनने से हिपेरिन रोक देगा तब तो थक्का बनबे नहीं करेगा, और जब थक्का नहीं बनेगा तो भाई हमारे शरीर से ब्लड कहीं कट गया तो निकलते रह जाएगा। ये आप लोग के माइंड में बात आ रहा होगा कि अगर हिपेरिन रक्त को थक्का बनने से रोक रहा है तो ये रोक देगा भाई, जब रक्त को थक्का बनने ही नहीं देगा तो रक्त थक्का आखिर बन कैसे रहा है। तो यहाँ पर माइंड में रखना है कि जब तक ये शरीर के अंदर है, यानी कि जब तक इसमें कोई वायु का संपर्क नहीं आएगा, किसकी बात कर रहे हैं, तो हिपेरिन की। तब तक, कब तक, तो जब तक इसमें कोई वायु का संपर्क नहीं आएगा तब तक ये ब्लड को थक्का बनने से रोक सकता है। और जैसे ही यह वायु के संपर्क में आ जाएगा हिपेरिन तो यह इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। तो आप लोग को याद रखना है कि हिपेरिन जब वायु के संपर्क में आ जाता है तो यह ब्लड को क्लॉट नहीं कर पाता है। तो इसलिए जब कभी भी कटता है ना बाहर, ये ब्लड में पूरा हिपेरिन मिला हुआ है, अंदर ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने दे रहा है, ब्लड एकदम फ्लो में बह रहा है हमारे शरीर में। बहना भी चाहिए, अगर नहीं बहेगा तो हमारे शरीर में व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अगर यही
शरीर के बाहर कहीं पर कट जाता है तो ब्लड बाहर जब निकलने लगता है तो उसमें क्या मिला हुआ है, हिपेरिन। यह हिपेरिन वायु के जैसे ही संपर्क में आएगा तो वहां पर ये क्या करेगा, इसका प्रभाव कम हो जाएगा। ये अंदर तो थक्का बनाने से रोक रहा था, लेकिन बाहर आया तो इसका प्रभाव खत्म। तो अब जब इसका प्रभाव खत्म तो अब ब्लड बाहर क्या हो जाएगा, क्लॉट, यानी कि थक्का बन सकता है। समझ में आया आप लोग को? ये सिर्फ शरीर के अंदर इसका प्रभाव काम करता है। जब शरीर में ब्लड है तब ये पूरे ब्लड में मिला हुआ है हिपेरिन, और जब तक शरीर जो ब्लड है हमारे शरीर के अंदर है तब तक तो ये रोकेगा, लेकिन जैसे ही ये हवा के संपर्क में आएगा हिपेरिन तो इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। तो इसीलिए हमारा जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाता है, एक पपड़ी की तरह बन जाता है और ब्लड हमारे शरीर से निकलना बंद हो जाता है। तो आज का जो टॉपिक था हम लोग क्या समझे इसमें, ब्लड का थक्का कैसे बनता है, ये आप लोगों ने आज समझा। पहले तो आप लोग सिर्फ जानते थे विटामिन के बारे में कि यही ब्लड को थक्का बनाता है, लेकिन ब्लड को थक्का बनाने में इतने सारे जो कारक है ये जिम्मेदार हैं, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में समझे। अगला सेशन जो हम लोग का वो है कि जो हमारा ब्लड है ये ग्रुप कैसे हम निर्धारित करेंगे कि कौन सा ग्रुप हम में होता है। किसी व्यक्ति के में जो ब्लड है उसको आप कैसे पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा ग्रुप है, उसके बारे में समझेंगे। और ये भी समझेंगे कि जो पिता होते हैं उनमें माता पिता की वजह से बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।